नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद केके में। जैसा कि आपको पता है, आप अभी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हो और सभी बच्चे घर बैठ कर के ऑनलाइन माध्यम से ई लर्निंग द्वारा अपना गृह कार्य कर रहे हो। तो इसी कड़ी में जुड़ते हुए हम आज आपके सामने 8th क्लास हिंदी एक नया अध्याय, नया लेसन, नया चैप्टर लेकर के मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। आज की इस क्लास में जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, आपका हिंदी का वसंत भाग 3 का ये 5वां लेसन है, 5वां पाठ है। और पाठ का जो नाम है वो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है और इसके जो लेखक हैं वो श्री अरविंद कुमार जी हैं। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के महत्व को बताया है, किस प्रकार चिट्ठियों के माध्यम से यानी पत्र व्यवहार के माध्यम से किस तरह से दुनियादारी चलती है और दुनिया में जो काम है लोगों का चिट्ठियों से, पत्र से, कागज़ से किस तरह का जुड़ाव है, इन सब के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और नाम से स्पष्ट हो रहा है कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, यानी इसी वजह से दुनिया अलग दिखाई देती है, एक विचित्र अलग प्रकार की दुनिया हमें नज़र आती है। इसका कारण एक ही है, चिट्ठी पत्र या एक तरह संचार का जो माध्यम था, आजकल इसका महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इसका जो व्यवहार है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। यानी लेखक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो पत्रों की दुनिया है वो काफ़ी अजीबोगरीब है, हैरान करने वाली है, और जो चिट्ठी की दुनिया है वो एक अलग प्रकार की दुनिया है। और आजकल जहाँ चिट्ठियों का स्थान है वो मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, इन्होंने ले लिया है, या SMS के माध्यम से आजकल संचार है वो होने लगा है, बातचीत होने लगी है। लेकिन जो पत्र या चिट्ठी में जो एक तरह से रस है, जो संतोष का भाव है, वो SMS या मोबाइल फ़ोन के संदेश में या फ़ोन माध्यम से वो आनंद, वो रस नहीं आ पाता। तो इसलिए जो पत्र का महत्व है वो लेखक ने बहुत ज़्यादा बताया है। और आगे इसमें लेखक ने बताया है कि पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। यानी पत्र का जो नामकरण है वो अलग अलग भाषा में इसको महत्व अलग अलग हो जाता है। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं। ये आपके लिए छोटा प्रश्न भी आएगा कि पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं। इन अलग अलग भाषाओं में इसका अलग अलग नाम है। और जैसा कि चित्र में भी आप देख पा रहे हो किस तरह से एक जो डाकिया है वो चिट्ठी लेकर आया है घर पर के, और जैसे ही हमारे पास कोई चिट्ठी आती है तो हमारा जो चेहरा है वो किस प्रकार का हो जाता है, किस प्रकार के भाव उसमें होते हैं, तो वो हम महसूस भी कर सकते हैं। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्थर, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित भी कहा जाता है। तो पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। सहेज कर का मतलब होता है संभाल कर रखना। लंबे समय तक हमारी याद है वो इन पत्रों से जुड़ी रहती है, संभाल कर इसको रखते हैं। इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है, यानी इस बात में कोई शक हमें नहीं है कि पत्र लंबे समय तक यादों को सहेज कर नहीं रख सकते। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है। दायरा का मतलब सीमित कहीं होते हैं, कोई विस्तृत पत्र होते हैं, यानी कहीं हम अपने पत्र केवल परिचित व्यक्तियों को लिखते हैं। कई बार व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने परिचितों को भी, जान पहचान वाला लिखता है, ऑफिस के लिए भी बहुत सारे लिखता है। यानी उसका दायरा हमारे आस पड़ोस तक, परिवार तक, रिश्तेदारों तक, सगे संबंधियों तक या देश विदेश तक भी इसका दायरा हो सकता है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुँचते हैं, यानी इस दुनिया में हर एक कोने तक पत्र पहुंचते हैं। भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यानी जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे दुनिया में पत्र का जो महत्व है या पत्र डालने वाले लोगों की संख्या वो बढ़ रही है। पत्र न केवल हमें अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन है, बल्कि पत्र के द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान भी आजकल कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकरारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे थे। यानी
बहुत पुराने ज़माने में कबूतरों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, फिर धीरे धीरे घोड़े, हाथी आदि इनके द्वारा भी जो SMS या संदेश जो हम पत्र को कह सकते हैं, यानी इनके द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। रनर्स का मतलब दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं, जो दौड़ करके एक लंबे स्थलीय मार्ग को क्रॉस करके, पार करके पत्र पहुंचाते हैं। उसके बाद पहिए आए, यानी पहले जो संचार के साधन थे, यानी पत्र को भेजने का, संचार या संदेश पहुंचाने का जो साधन था, वो धीरे धीरे पहिए में बदल गया। पहिए का आविष्कार हुआ, फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार का मतलब संचार, एक प्रकार से साधन, जो हमारी कम्युनिकेशन का जो माध्यम है। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसको हम केबल कह सकते हैं। आपने सुना होगा कि लैंडलाइन जो फ़ोन होते हैं अभी बिना केबल के हो गए हैं, डायरेक्ट वो इंटरनेट से जुड़े होते हैं। लेकिन जो पहले, थोड़े से हम पहले बात करें, थोड़े समय पहले की, कम से कम 10, 15, 20 साल पहले की, जो हमारे घरों में टेलीफोन हुआ करते थे, जो ऑफिस में टेलीफोन हुआ करते थे, वो केबल के द्वारा जुड़े होते थे। यानी जैसे बिजली की तारें होती है, वैसे ही फ़ोन की तारें हुआ करती थी। वो एक शहर से दूसरे शहर, एक गाँव से दूसरे गाँव में केबल बिछाई जाती थी, यानी तारों के माध्यम से उनमें जो रेंज है वो सप्लाई की जाती थी, तब जा करके हम टेलीफोन से बात कर पाते थे। यानी वो एक तार सिस्टम था एक प्रकार से। धीरे धीरे करके जो ये सिलसिला है वो शुरू हुआ। अब टेलीफोन और वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। यानी धीरे धीरे करके जो मोबाइल फ़ोन हमारे तक पहुंच गया है, डायरेक्ट हम इंटरनेट से बिना किसी तार से जुड़े हुए उस पर SMS संदेश या फ़ोन कॉल कर सकते हैं, या वीडियो कॉलिंग भी आजकल आ गई है। तो एक प्रकार से, और आज देखो आप खुद इस माध्यम से जुड़े हुए हो कि घर बैठ कर के ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हो। आपके पास हाल फिलहाल कोई टीचर शायद प्रोवाइड नहीं है, या आप कोई डायरेक्ट टीचर के संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन माध्यम से ई-लर्निंग से जुड़े हुए हो। तो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये गुडलिक। मैं आपको अच्छी किस्मत आपकी मानता हूँ कि आपने इस संसार में इस टाइम जन्म लिया। देखिए, परिस्थितियाँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, हर व्यक्ति के लिए समय अलग होता है, लेकिन हमें जो सुविधाएं मिलती हैं उसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र हमारे संस्कृति यानी कल्चर को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। और पत्र लेखन आपके एक विषय भी आता है कि पत्र लिखे बताएं, या अपने स्कूल के मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए, अपने माता पिता को पत्र लिखिए, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक आपके पत्र इसमें शामिल होते हैं। अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए, अपने दोस्त या सहेली को उसके जन्मदिन का बधाई पत्र लिखिए, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस तरह के पत्र आप लिखते भी हो, वो एक प्रकार से संचार का साधन बन जाता है, विचारों का विनिमय होता है उसमें। भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किया। विश्व डाक संघ ने, एक देखो छोटा प्रश्न भी बनता है इसका, कि विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिता कब शुरू की गई थी? तो 1972 इसमें टाइम दिया हुआ है। तो 1972 में ये प्रतियोगिता शुरू की गई थी, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया गया था। यह सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया, देहाती का मतलब जो ग्रामीण परिवेश है हमारा, गाँव का जो कल्चर है, देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की दुनिया को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी हो सकता है हम एक दूसरे से बात करने के लिए पत्रों का प्रयोग न करते हो, पत्र व्यवहार ना करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऑफिशियल विभागीय सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पत्र मिलते हैं। हमारे जैसे आप अभी 8th क्लास में हो, 9th में होगे, 10th में होगे, तो आपका जो बोर्ड की सर्टिफिकेट आपके पास आएगी वो भी पत्र व्यवहार से, एक डाक माध्यम से आएगी। और इसके लिए तो हमारी सरकार ने डाक के जो पिन कोड है वो भी सेट कर दिए हैं। हर देश के लिए, हर राज्य के लिए, हर कस्बे या शहर, गांव के लिए अलग अलग पिन कोड बना दिए गए हैं। और आप देखते हो कि डाकघर में बहुत सारे पत्र, यानी हज़ारों लाखों पत्र हो जाते हैं, तो उन पत्रों की छंटनी कैसे होती है? वो पिन कोड ही होता है। इसी के माध्यम से हर एक कस्बे या शहर के जो पत्र है वो अलग अलग छांट के रख दिए जाते हैं, फिर उसको वहाँ भेजा जाता है पत्रों को। यानी व्यापार जो माध्यम है वहाँ भी इसको काफ़ी सारा प्रयोग होने लगा है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। देखो, स्पष्ट रूप से हमें बताया है कि पत्र का महत्व कितना है। आजकल भले ही हम पत्र ना लिखते हों, लेकिन अगर
मैं खासकर आप लोगों की बात कर रहा हूँ 8th क्लास से या 10th क्लास तक के बच्चे, हो सकता है आपने पत्र व्यवहार ना किया हो, लेकिन एक पत्र का माध्यम तो आपके पास अब भी बचा हुआ है। अगर आपको छुट्टी चाहिए होती है या किसी कारण से आप बीमार पड़ गए हो या किसी घरेलू कार्य से आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है स्कूल में, तो आप स्कूल के अध्यापक या मुख्य अध्यापक को पत्र लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो और उसमें आप स्पष्ट शब्दों में बताते हो कि मुझे इस कारण से आज छुट्टी चाहिए। तो एक प्रकार से आपका पत्र ही है वो, आपने पत्र लिखा है। मैं तो नहीं मानता कि आपने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर दूसरे पत्रों की बात हो रही है जिसमें हम हालचाल पूछते हैं। थोड़े टाइम पहले हमारे घरों में आप अपनी मम्मी से, पापा से या बड़े भाई बहनों से या दादा दादी, अगर आपके परिवार में संयुक्त फैमिली है तो उनसे आप बातचीत करके ज़रूर देखना कि आपके ज़माने में यानी उनके ज़माने में जैसे आजकल फ़ोन कॉल से बातें होती हैं, तो पहले आप लोग अपने मित्रों से, परिचित जान पहचान वालों से बातें कैसे करते थे। तो वो आपको बताएंगे किस तरह से पत्र उनको लिखा करते थे। होली, दीपावली या शुभ हमारे उत्सव हैं, त्योहारों हैं, इन पर भी काफ़ी सारे पत्र आते हैं। और आजकल भी देखते हो बड़े बड़े लोगों या सेलिब्रिटी जिनसे हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, जिनके हम फ़ैन फॉलोइंग हैं, बड़े बड़े हमारे देश के जो नेता है, सामाजिक सुधार है या आपके टीचर खास करके, जिनको आप पत्र व्यवहार करते हो। जैसे आपने अभी 10वीं क्लास कर लिया, आपने तो स्कूल छोड़ दिया, आपको अपने टीचरों की बहुत याद आती है, तो आप उनसे पत्र व्यवहार करके भी बातचीत करते हो। तो बहुत सारी बातें हैं। और एक देखो सैनिकों का काफ़ी बड़ा उदाहरण यहाँ पे मिला है हमें। तो आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, तो उनके पास जैसे ही उनके सबके अलग अलग पत्र आते हैं तो कितनी खुशी से वो झूम उठते हैं और सब अपने पत्रों का हाल चाल एक गाने के माध्यम से भी सुनाते हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अगर हमारे पास अपना कोई पत्र आता है अपने जान पहचान वाले का या खुद अपने किसी परिचित का, अपने संबंधी का, तो हम कितने खुश होते हैं। ठीक है, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र या रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान होता है खोज करना, एक प्रकार से नई खोज, रिसर्च जिनको कहते हो। तो हम लोग देखते हैं जैसे आप ये बुक पढ़ रहे हो, एक प्रकार से ये पत्र ही है, कागज़ पे लिखी हुई हमारे पास सामग्री है, जिसको चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नाम पाठ दिया गया है और हम सूचनाएं एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं अभी। तो ये एक प्रकार से पत्र माध्यम ही है। अगर आप संचार साधन, अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हो, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हो। बड़ी अच्छी बात यहाँ पे हमें बताई है मार्गदर्शन के रूप में भी कि अगर हमारे पास कोई पत्र आता है या कागज़ पे लिखी हुई कोई सामग्री होती है, जैसे आप नोटबुक तैयार करते हो या नोट्स अपने तैयार करते हो, तो वो नोट्स हमारे पास लॉन्ग लाइफ या लंबे समय तक हमारे पास रहते हैं। और न केवल आपके पास, बल्कि आप उस चीज़ को अपने बड़े भाई या छोटे भाई से या अपने दोस्त के साथ उसको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ हमारे पास फ़ोन में है या हमारे पास एक मैसेज के रूप में आई है, तो हम उसको शेयर तो कर सकते हैं दूसरों के साथ फ़ोन के माध्यम से, लेकिन उसको लंबे समय तक हम संभाल कर नहीं रख पाते। कहीं ना कहीं वो हमारे से गुम हो जाता है या फ़ोन से डिलीट हो जाता है या हमारा डाटा वो गायब हो जाता है कई बार। तो इससे हमें फिर थोड़ी सी तकलीफ होती है, वो चीज़ हमारे निशाने के रूप में नहीं रह पाती। या कई बार हमारे फ़ोन्स में इतना ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है कि हम उसका सारा का सारा जो मटेरियल उसको फॉर्मेट कर देते हैं और उससे बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर पत्र हमारे पास सुरक्षित है, वो एक स्थान पर हम उसको रख सकते हैं और जब मन चाहा उसको हम दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक जानकारी थी। आगे इसमें यही इसमें बात है, आगे इसमें नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं। हाँ, गांधी जी के पास देश दुनिया के बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, यानी दोनों हाथों में लिखने में उनको माहिर या निपुणता हासिल थी। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है एक प्रकार से हमारे लिए मोटिवेशन सर्टिफिकेट, प्रशंसा पत्र, हमको बधाई पत्र के रूप में जैसे मिला हो कोई ना कोई, एक तरह से हमारे लिए खुद का सर्टिफिकेट हो, सक्सेस बधाई पत्र, सफलता का जो पत्र है वो यहाँ पे कहा गया है। कई लोग तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया करते थे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में लिखी कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, जैसा कि आप पढ़ भी रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सी भाषाएं आप लोगों के या जानते भी होंगे, पंजाबी हैं।
वास्तव में पत्थर किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज का मतलब एक प्रकार से कागज ही होते हैं, जो जिसको डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो एक प्रकार से इंग्लिश में, वो दस्तावेज होते हैं जिसमें कई प्रकार की हमारे लिए जानकारी साझा होती है, या हमने कोई अचीवमेंट हासिल की है, कोई उपलब्धि हासिल की है, प्रमाण पत्र हमारे पास है किसी प्रकार का। जैसे आपके पास पहली क्लास का सर्टिफिकेट है, दूसरी का पास का है, तीसरी का है, अभी आपने कोई ऑनलाइन क्विज की होगी उसका सर्टिफिकेट आया होगा, आपके टीचर ने आपको प्रशंसा पत्र दिया होगा, या किसी भी माध्यम से आपने कोई अचीवमेंट प्राप्त किया, आपने किसी खेल में या स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, किसी प्रतियोगिता पे आपने कोई पोजीशन प्राप्त की है, ब्लड सर्टिफिकेट आपके पास हो सकता है, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, यानी सारी की सारी चीज़ें दस्तावेज में काउंट करते हैं और इनको हम संभाल के रखते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें बात की गई है पंत का मतलब सुमित्रानंद पंत एक कवि हैं कि 200 पत्र बच्चन के नाम, बच्चन का मतलब हरिवंश राय बच्चन, एक महान कवि, प्रसिद्ध फिल्म स्टार जो अमिताभ बच्चन है उनके पिताश्री का नाम है श्री हरिवंश राय बच्चन के नाम, और निराला मतलब ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, हिंदी साहित्य के महान कवि के पत्र हमको लिखो है या लिखे जाते हैं कहा गया है। तथा पत्रों के आयनों में दयानंद सरस्वती, ये महान समाज सुधारक है दयानंद सरस्वती, इनका नाम न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास के अंदर इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इनके कई जो पुस्तकें मिल जाती है इनकी, कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में भी बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद का मतलब चुस्त दुरुस्त और हाजिर जवाब, यानी तुरंत उनका जवाब देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के भी बहुत सारे प्रेरक प्रसंग आपको मिल जाएंगे। महात्मा और कवि नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। यानी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो संवाद हुआ है 1915 से 1941 के बीच में, वो सारी बातें आपको एक पुस्तक में मिलेगी, महात्मा और कवि नाम से शीर्षक से प्रकाशित हुई है, जिसमें बहुत से तथ्यों को और उनके मनोदशा का वर्णन किया गया है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करती है, घर घर इसकी डाक पहुंचती है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। अब देखते हैं सीधे शब्दों में अगर बात करें, इसके सार रूप में अगर हम बात करते हैं तो यही बात है कि पत्र का महत्व है वो उस समय भी था, आज भी है। पहले किस तरीके से बड़े बड़े लोग या उनके चाहने वाले लोगों को पत्र व्यवहार के माध्यम से बातचीत करते थे और किस तरीके से अपने पत्रों को संभाल कर रखते थे, और धीरे धीरे करके वो पुस्तक का रूप ले लेते हैं और उनको हम सहेज कर संभाल कर लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरीके से पत्रों की जो दुनिया है वो काफ़ी अनूठी दुनिया है और वर्तमान में भी इसका चलन वो है वो जारी है। आगे इसमें बात की गई है दूर देहात में अगर हम बात करें तो लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यानी देखते हैं कई बार, जैसे आजकल तो और ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन अगर थोड़े समय पहले की अगर हम बात करें तो अगर किसी का मनी ऑर्डर आता था, यानी मनी ऑर्डर का मतलब एक प्रकार से चेक जिसको आप बोलते हो, पैसे जिसमें दिए गए हैं आपको मनी ऑर्डर के द्वारा, या कई बार लिफाफे के अंदर डायरेक्ट वो सैलरी या पैसे डाल देते थे, तो वो डाक के माध्यम से हम तक पहुँचती थी। क्योंकि पहले ऐसे ऑनलाइन इस तरह सिस्टम नहीं था, या अकाउंट वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह इतना ज़्यादा हर लोग के पास नहीं थे, तो इसके माध्यम से जो उनको काम के बदले में जो उनको मेहनताना मिलता था, अगर वो कहीं उनके मनी ऑर्डर के माध्यम से उनके पास आती है तो वो एक तरह से डाकिया उनके पास पहुंचाता है, और किस तरीके से फिर डाकियों को देख करके और मनी ऑर्डर को देख करके उनके मन, उनके दिल में खुशियों के जो भाव हैं उमड़ पड़ते हैं, और इसलिए डाकिये को देवदूत कहा गया है, एक तरह से देवता की संज्ञा दी गई है। तो ये अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा गया आपका पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया एक बेहतरीन पाठ है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी पाठ पर आधारित अभ्यास के प्रश्नोत्तर की। अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इससे पहले हम 8वीं क्लास के पहले 4 लेसन, ध्वनि कविता, लाख की चूड़ियाँ, बस की यात्रा, और अगला जो आपका लेसन है कविता है आपकी चौथी जो कविता है भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित, वो कविता में हम पढ़ चुके हैं। और 5वां आपका लेसन है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया,
तो ये 500 लेसन हम कर चुके हैं और धीरे धीरे करके हम एक एक लेसन पे बात करेंगे। हर लेसन से जुड़ी हम 2 या 3 वीडियो बना करके उसके अलग अलग पार्ट में आपको इसकी जानकारी देते हैं। तो आशा है आप लोग इसका लाभ उठा रहे होंगे। अगर आपको हमारा इस तरह का जो कॉन्टैक्ट है या प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नए वीडियो के साथ मिलते हैं एक बार फिर से।